This animated story is intended for a general or family audience, not specifically for children. Some themes may require adult context. Parental guidance is recommended for younger viewers. फिर से वही सपना। कौन हो तुम राजकुमार? बार बार मेरे सपने में आते हो। लगता है काफी सालों से जान पहचान है। कितनी सुंदर हो तुम। बोलो ना, कौन हो तुम? हेमनगर की राजकुमारी हर दिन सपने में देखती है कि एक राजकुमार उसे बुला रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, और महाराज राजकुमारी के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन करना चाहते हैं। खबर पहुंचती है राजकुमारी के पास। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अपने सपनों के राजकुमार के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। पर आखिर तुम उसे ढूंढोगी कैसे? उसकी कोई तस्वीर या परिचय तो चाहिए ना? लेकिन मुझे तो तस्वीर बनाना नहीं आता पिताजी। तो कोई और रास्ता सोचो। ठीक है, तो फिर मैं कपड़े के धागे से बुनकर उनकी तस्वीर बनाऊंगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। राजकुमारी सुई धागे से कपड़े के ऊपर राजकुमार का चेहरा बनाना शुरू करती है। समय बीतता है और एक दिन ये काम खत्म होता है। अरे! अचानक हवा के झोंके से वो कपड़ा उड़कर पता नहीं कहाँ चला जाता है। राजकुमारी फिर से धागा और कपड़ा लेकर बैठती है, पर किसी हाल में उन्हें राजकुमार का चेहरा बिल्कुल याद नहीं आता। ये क्या हो रहा है? मैं उनका चेहरा याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मैं किस तरह पहचानूंगी उन्हें? बेटी सीमंती, मैं आज ही दूध भेजूंगा अलग अलग राज्य में। तुम्हारे बनाए हुए राजकुमार की तस्वीर दे दो। पिताजी, मैं उनका चेहरा याद करके तस्वीर नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए मैं खुद ही उन्हें ढूंढने निकलूंगी, अकेली। लेकिन क्या तुम इस तरह से? नहीं पिताजी, मुझे मत रोकिए। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। और फिर राजकुमारी निकल पड़ती है। नदी जंगल पार करके चलती रहती है। दिन ढलता है, रात होती है, कभी पेड़ के नीचे तो कभी किसी घर के आंगन में आश्रय लेती है। एक दिन दूर एक झोपड़ी देखकर आश्रय के लिए राजकुमारी आगे बढ़ती है और देखती है कि दीवार की ओर मुंह करके एक पुरुष बैठा हुआ है। सुनिए ना। क्या चाहिए? आज रात के लिए विश्राम चाहिए। नहीं, यहाँ विश्राम की जगह नहीं मिलेगी। ये क्या? ये तो वही है, यही तो है वो अंगूठी। बताओ ना, कौन हो तुम? कोई नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम ही मेरे सपनों की राजकुमार हो। तुम यहाँ से चली जाओ राजकुमारी। नहीं, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से। मेरी श्रापित जिंदगी से खुद को मत जोड़ो तुम। मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जानती कि मैं कितना बदसूरत हूँ। तुम कितने भी बदसूरत हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। पलटो मेरी तरफ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। ठीक है, पर सहन नहीं कर पाओगी। नहीं। मैं जानता था कि मेरा ये भयंकर रूप तुम सहन नहीं कर पाओगी राजकुमारी। तुम जाओ यहाँ से। अगर आज मेरी ये दशा होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? शायद नहीं। तो फिर मैं तुम्हारा साथ क्यों छोड़ूं? बताओ। दीवार पर एक माला टंगी हुई थी, जिसे लेकर राजकुमारी राजकुमार के गले में डाल देती है। अरे ये क्या किया तुमने? तुमसे शादी कर ली मैंने। देखो प्रकृति भी कितनी खुश है। अब हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेंगे। पता है राजकुमारी, मैं लोगों के सामने कभी नहीं आता। तो तुम अपना गुजारा कैसे करते हो बताओ? इस गांव में कुछ दयालु लोग रहते हैं जो मुझे दोनों वक्त का खाना देकर जाते हैं, उससे ही गुजारा हो जाता है। लेकिन इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना। मुझे देखकर लोग आंखें चुरा लेते हैं। इसलिए मैं दीवार की ओर मुंह करके बैठता हूँ, ताकि गांव के लोग मेरी शक्ल ना देख पाए। मुझे शर्म आती है। एक लंगड़े पाँव से मैं ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ राजकुमारी। पर अब तुम फिर से चलने लगोगे। पर कैसे राजकुमारी? क्यों? मेरे पीठ पर बैठकर। क्या? तुम? हाँ, मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। शुरू हो गई राजकुमारी की मुश्किल जिंदगी। वो जंगल से सब्जियां और गांव से चावल लेकर आती है और उसके बाद लकड़ियां लेकर खाना बनाती है। आग की लपट और धुएं से उसकी सुंदरता अब खोने लगी थी और वो बड़े प्यार से अपने पति को खाना खिलाती है और हर दिन शाम को पति को पीठ पर बिठाकर घूमने निकलती है।
तुम्हें काफी तकलीफ हो रही है राजकुमारी। मुझे नीचे उतार दो तुम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। घर से बाहर निकलकर कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा। पता नहीं कितने दिनों बाद बाहर निकला हूँ। अरे बाप रे, बर्बाद कर दिया मुझे। हाय हाय, मैं क्या करूं? मुझसे और नहीं हो रहा है। अरे क्या बात है दीदी, आप रो क्यों रही हैं? ये मत पूछो बहन, मेरा पति हर दिन घर लौटने के बाद मुझ पर अत्याचार करते हैं बहन। इसीलिए मैंने तय किया है रो रो कर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें पिटवाऊंगी, ताकि नहीं दीदी, मार का बदला मार नहीं है। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि वो क्यों मारते हैं आपको? अब क्या कहूँ, जुए में सब कुछ हाथ के आते हैं और आकर सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। समझ गए। सुनिए, आप राजा के पास जाइए और जाकर उन्हें कहिए कि ये जुए का कारोबार बंद करवा दे, और देखिएगा कि आपके पति भी ठीक हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा बहन, मैं और मेरी तरह जितने भी हैं सबको लेकर राजा के पास ही जाऊंगी। लेकिन तुम कौन हो बहन? मैं हूँ इस शख्स की पत्नी, यही मेरा परिचय है। इसके बाद उस औरत से सब कुछ सुनकर महाराज समझ जाते हैं कि वो लड़की राजकुमारी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। वो सेनापति को भेजते हैं जुआ बंद करने के लिए और खुद पहुंच जाते हैं बेटी के पास। बेटी सीमंती, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? चलो बेटी, लौट चलो अपने सोने के पलंग पर, आराम वाले नहीं जीवन। पिताजी, ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, इन्हें लेकर ही चलो, राजमहल में किसी गुप्त स्थान पर रखना। नहीं पिताजी, मुझसे ऐसा कोई अनुरोध मत कीजिए जिसका पालन मैं नहीं कर सकती। मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, जिस दिन इस लिखावट को मिटा पाऊंगी उस दिन कुछ सोचूंगी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम बहन, प्रणाम बहन। अरे क्या बात है, आप सब कौन हैं? बहन, तुम्हारी वजह से जुआ बंद हो चुका है। मेरे पति खेती करना चाहते हैं, लेकिन खेतों में पानी नहीं है, चारों तरफ सूखा है। तो ठीक है, पर इसके लिए पानी सिंचाई का इंतजाम करना होगा। गांव के सभी मिलकर नदी से नाली बनाकर पानी लाने का इंतजाम करोगे तो काम हो जाएगा। चलिए, चलो। तुम ही कर पाओगी, मैं समझ गया कि तुम ही कर पाओगी। और इसी तरह गांव के एक के बाद एक समस्या का समाधान करती रहती है राजकुमारी। एक दिन राजकुमार की कुटिया में एक आदमी आता है। आप कुछ कीजिए दीदी, वो वट वृक्ष को हम भी काटना चाहते थे पर नहीं काट पाए। मतलब? उस वट वृक्ष के नीचे जाते जाते अगर मन में किसी के भी बारे में बुरा सोचा तो वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, समझ गए? और मन के विचारों को तो रोका नहीं जा सकता ना, इसलिए। इंसान का मन बहुत विचित्र है। हरि भाई, अभी आप जाइए, शाम को हम जाएंगे वहाँ पर, और उस वक्त वट वृक्ष के नीचे कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्यों जी, क्या करेंगे हम? सुनो, आज शाम को तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगे और मन ही मन में बोलोगी, सारे इंसान सुंदर हो, सारे पेड़ अच्छे हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। इंसान का मन सच में विचित्र है। राजकुमारी के मन में ढेर सारी भावनाएं आती है, कोशिश करके भी उसे हटा नहीं पाई, और उसने कहा, सारे इंसान सुंदर हो, सारे पेड़ अच्छे हो। नहीं। क्यों? तुम्हारी जुबान और कुछ कह रही है और तुम्हारा मन और कुछ सोच रहा है राजकुमारी। सही कहा, अब मेरा मन और जबान एक हो गया। सारे इंसान सुंदर हो, सारे पेड़ अच्छे हो। वो वटवृक्ष की ओर बढ़ते रहते हैं और राजकुमारी दिल से चीख कर कहती है कि सारे इंसान सुंदर हो, सारे पेड़ अच्छे हो। अरे ये क्या, ये कैसे हुआ? हो गया राजकुमारी, एक दिन मैं भी इस वट वृक्ष के नीचे जाते वक्त मेरे जैसे बदसूरत लंगड़े आदमी को देखकर बोला था,
ऐसे इंसान के जिंदा रहने का क्या फायदा। उसके बाद इसकी सारी बीमारियां आ गई मेरे शरीर में। उस वक्त इस पेड़ ने मुझसे कहा था कि किसी दिन तुम जैसे इंसान का प्यार अगर मुझ पर बरसता है तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी। तुम्हें पहली बार देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम ही ये कर पाओगी। तो अब समय आ गया है, चलो हम पिताजी के पास चलते हैं। हाँ जरूर। और फिर शास्त्र के अनुसार हमारी शादी होना भी बाकी है ना। जय जय राजकुमारी की जय।